हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने मोल के नंबर टर्म पे डिस्कस कर लिया है। आज इस सेक्शन में मैं आपको मोल इन टर्म्स ऑफ मास पे काम करूंगा और मोल इन टर्म्स ऑफ मास में क्या करेंगे वो जानिए। जैसे आपने नंबर में सीखा कि मोल को कैसे नंबर में बदला जाए, नंबर को कैसे मोल में बदला जाए, आज इस सेक्शन में हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं कि मोल को कैसे मास में बदला जाए और मास को कैसे मोल में बदला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका टॉपिक मोल इन टर्म्स ऑफ मास। टॉपिक दिया मैंने मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आपको मैंने जो बोला इसको मैंने राइट डाउन भी कर दिया है कि अंडर दिस सेक्शन we will study about how to convert mole into mass and mass into mole। यही सीखेंगे। फिर यहां पे वॉल्यूम मत लेना कि 2 लीटर ऑक्सीजन गैस कितना मोल होगा किसी टेम्परेचर प्रेशर पर, उसकी चर्चा हम लोग मास टर्म के बाद भी करेंगे। इस सेक्शन में आपको अब ये सिखा दूंगा कि किसी भी चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या गैस हो, उसका यदि मास दे दिया जाए तो वो कितना मोल होगा, या किसी एलिमेंट कंपाउंड गैस का मास कितना मोल होगा, और यदि उसका मोल दिया है तो वह कितना मास होगा। इंटर कन्वर्जन मास इंटू मोल इन मोल इंटू मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस। आइए, टॉपिक है कि एक टर्म ले रहा हूं मैं, मोलर मास। देखो, ये मोलर वर्ड का मतलब ही है, मोलर वर्ड का मतलब होता है ऑफ 1 मोल। इसका मतलब क्या बोला मैं? 1 मोल का। तो भाई 1 मोल का मास। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 1 मोल को नंबर में मैंने बताया था 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। तो मतलब इसका 1 मोल सिमिलर पार्टिकल का मास। तो बस सिंपल बात है कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। मोलर मास का मतलब इतने सिमिलर पार्टिकल का मास, और सिमिलर का मतलब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? अब यहां देखिए, आपको टर्म कम्युनिकेट कीजिए नंबर टर्म से। मैंने लिखा मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो, एक एक वर्ड को तोड़ता हूं। मोलर 1 मोल का मास, लेकिन 1 मोल किसका मास? एक एलिमेंट का मास। और आपको पता है कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है। तो देखो, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एक वर्ड, 1 मोल का मास, एलिमेंट का पार्टिकल एटम, तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? उसी तरह से कहा जाएगा मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड और गैस। किसी एक कंपाउंड और गैस के मोलर मास की यदि बात करें तो कहेंगे मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड और गैस। क्लियर? 1 मोल यदि कंपाउंड और गैस के मोलर मास की बात होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास होगा, क्योंकि कंपाउंड गैस के एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है। मोलर मास ऑफ ए रेडिकल, तो भाई एक एक वर्ड, तो मास ऑफ 6.02 10 टू दी पावर 23। रेडिकल का पार्टिकल आपको मालूम है आयंस ऑफ द रेडिकल। ये तो हो गया कि हम लोग मोलर मास का टर्म समझे। लेकिन बताओ, यदि मुझे सोडियम के मोलर मास की बात करें तो सोडियम एलिमेंट है, इसका मतलब होगा कि 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 सोडियम एटम्स का जो मास होगा वह सोडियम का मोलर मास होगा। लेकिन उतने एटम्स का मास निकालने के लिए, गौर से सुनिएगा, यहां पे समझना बहुत जरूरी है, उतने एटम्स का मास निकालने के लिए आपको 1 एटम के मास का आवश्यकता पड़ेगी। मेरा बात समझे? मैं कहा कि यदि 1 एटम का मास निकलेगा तभी तो मोलर निकलेगा। जब 1 का निकल जाएगा तो इतने का मास निकल जाएगा, क्योंकि 1 के मास में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर पढ़ना और समझना तो तब ना जब 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल और 1 आयन के मास को आप जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है कि 1 एटम इतना छोटा होता है कि उसको आंख तो दूर की बात है, आप छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते।
तो जिसको हम देख ही नहीं सकते उसके मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो दोस्त, जैसे आप कोई भी सब्सटेंस जिसको देख सकते हैं उसको, उसके मास का मेजरमेंट हम लोग ग्राम, केजी, मिलीग्राम, बड़ा चीज में क्विंटल, टन में करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इतना छोटा पार्टिकल जिसमें एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब इतना छोटा है कि इसके मास को यदि ग्राम, केजी में आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो बहुत बड़ा फ्रैक्शन आएगा। उसी फ्रैक्शन को छोटा करने के लिए केमिस्ट्री में मास का एक अलग यूनिट आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, जिससे एटम मॉलिक्यूल का मास मेजरमेंट करें। मास का यूनिट उसके लिए मैं क्यों देता हूं? क्योंकि एटम मॉलिक्यूल को अगर आप ग्राम, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, एटम मॉलिक्यूल के मास को यदि आप ग्राम, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह बहुत बड़ा फ्रैक्शन लेके आता है। उसी फ्रैक्शन को सिंपल टर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक मास का यूनिट पढ़ेंगे, जिस यूनिट का नाम देता हूं मैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम देता हूं? एटॉमिक मास यूनिट। मैंने टॉपिक दिया एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू। चर्चा मैंने किया भी है कि ये मास का ही यूनिट है, लेकिन अब मैं एक वर्ड इसमें लगाता हूं, स्मॉलेस्ट। कोई पूछे आपसे एएमयू क्या है, तो कहना ये मास का सबसे छोटा यूनिट। क्या है बताओ? सबसे छोटा यूनिट। और जब सबसे छोटा यूनिट है तो इसको लेकर के हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल के मास का मेजरमेंट करें। मैंने राइट किया है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। दोस्तों, ये मास का सबसे छोटा यूनिट क्या है बताओ? ये मास का सबसे छोटा यूनिट है। लेकिन उसके लिए काम क्या है? मैंने लिखा है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास का सबसे छोटा यूनिट है, व्हिच इज टेकन टू मेजर। इसको लेकर के आप मापेंगे एटॉमिक मास यानी एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल का मास, आयनिक मास यानी आयन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, या लिखा मैंने ईटीसी मास ऑफ अदर सिमिलर पार्टिकल। अदर सिमिलर मतलब हुआ अल्फा है, बीटा है, पोजिट्रॉन है, मेसॉन पार्टिकल है। ये सब पार्टिकल का मास हम लोग एएमयू में मेजरमेंट करते हैं। मैं एक लॉजिकल बात बोलना चाहता हूं। मैंने कहा कि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास व्हिच इज टेकन टू मेजर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे भी बताओ, जैसे कोई भी यूनिट जो होता है वो आप किस क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उस पे यूज में लाने का काम होता है। यानी कोई यूनिट जो है वह मास का कोई यूनिट यदि है तो उसका जो यूज होता है वह कैसे होता है कि आप किसका मेजरमेंट करें। जैसे मैं एक लॉजिकल बात बोलना चाहता हूं, जैसे अगर आप कभी सब्जी खरीदने चल जाओ और सब्जी वाले से अगर मान लो किसी से पूछे कि ये आलू का क्या रेट है, तो मान लो वो बोलेगा 10 रुपया पर केजी। तो 10 रुपया पर केजी बोला आलू का रेट, क्योंकि आप 1 किलो ले सकते, आप 5 किलो भी ले सकते, 10 किलो भी ले सकते, 1 क्विंटल भी ले सकते। वो रेट बोला 10 रुपया पर केजी। लेकिन आप कभी ज्वेलरी के दुकान पे चल जाओ, किसी गोल्ड हाउस में चल जाओ और वहां पूछिए गोल्ड का क्या रेट है, तो आपसे मान लो कोई भी रेट है कि मान लो कहेगा 40,000 पर 10 ग्राम, या बहुत बोलेगा तो 4,000 का रेट सुना गया कि 4,000 पर ग्राम। क्योंकि उस ज्वेलरी के दुकान में केजी में खरीदने की व्यवस्था मतलब प्रथा नहीं है। उस ज्वेलरी के दुकान में आप जाएंगे तो केजी में गोल्ड खरीदने नहीं जाएंगे। कोई 10 ग्राम लेते हैं, कोई 20 ग्राम लेते हैं, कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम। अब कोई मान लो बहुत अमीर होंगे वो केजी में खरीदते होंगे,
लेकिन नॉर्मली जब आप और हम उस शॉप में जाते हैं गोल्ड हाउस में, तो 5-10 ग्राम खरीदते हैं, तो वो 10 ग्राम यानी इसीलिए वो 4000 का ग्राम रेट बोलते हैं। गौर से सुनिए, क्योंकि वहां पे लेन देन ग्राम में है। आलू वाले का रेट आपको ग्राम में नहीं कहेगा, वो केजी में रेट कहेगा, क्विंटल में रेट कहेगा। तो उसी तरह से एटम मॉलिक्यूल इतना छोटा पार्टिकल है कि इसका लेन देन अगर ग्राम केजी में आप करेंगे तो बड़ा फैक्टर आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री में मास का एक स्पेशल यूनिट पढ़े जिसका नाम है एएमयू। एक बार फिर से बोल दूं, कोई पूछे आपसे एएमयू क्या है, एएमयू क्या है, कहना ये मास का सबसे छोटा यूनिट है और इसको लेकर के छोटे छोटे पार्टिकल जैसे एटम मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का मेजरमेंट करेंगे। ओके, आइए अब आपके दिमाग में आ गया, ये तो समझे एएमयू मास का यूनिट है। आखिर एक एएमयू मास कितने मास को बोलेंगे और कहां से ये डिफाइन किया गया, आइए जानते हैं। एक एएमयू, अब देखो एक नया टर्म लाया हूं, 1 एएमयू, एक वर्ड लिया 1 यू। आप अब देखेंगे तो एएमयू के जगह पर नॉर्मली यू लिखा जाता है। तो देखो एएमयू का फुल प्रोनाउंस हो गया एटॉमिक मास यूनिट। इसका कोई प्रोनाउंसिएशन पूछे तो कहेंगे यूनिफाइड। फिर से बोलता हूं, यूनिफाइड यूनिट। ये दोनों एक ही चीज है, एएमयू या यू। अब ये है क्या समझिए, कहते दी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 1 एम। इसी को स्टैंडर्ड मान के काम किया है। जवाब दूंगा, एक एक वर्ड का सुन लीजिए। सबसे पहले कार्बन का 12 आइसोटोप, सबसे पहले कार्बन 12 आइसोटोप। आपको मालूम होगा कार्बन के 2 आइसोटोप 12 और 14, यहां पे कार्बन 12 लिया गया। नंबर 1, कार्बन 12 आइसोटोप का कितना एटम, एक एटम। फिर से बोलता हूं, कार्बन 12 का एक एटम के मास का 12वां भाग 1 एम। मैंने नीचे राइट डाउन भी किया है कि 1 एमयू का बात करें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डिवाइडिंग बाय कितना, 12। एक बार और बोलता हूं, कार्बन 12 यानी आइसोटोप जिसका मास 12 होता है, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां भाग होगा वह 1 एमयू। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपके दिमाग पे क्वेश्चन डालता हूं। आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि जब आपने एएमयू को डिफाइन किया तो कार्बन 12 को ही क्यों लिया? क्या कोई दूसरा एलिमेंट लेके डिफाइन नहीं हो सकता था? हो तो सकता था, लेकिन पूरे एलिमेंट में, जवाब सुनिएगा, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना। अब आप कहोगे कार्बन 12 को क्यों स्टैंडर्ड माना है, तो आइए इसका जवाब देते हैं कि कार्बन 12 ही क्यों स्टैंडर्ड है। आपको कोई पूछेगा कि एएमयू के डेफिनेशन में कार्बन 12 ही क्यों आता है, तो कहना आयुपैक मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा कार्बन 12 आइसोटोप को सबसे स्टैंडर्ड आइसोटोप कहा गया है। मैं इस बात को यहां राइट डाउन किया हूं कि कार्बन 12 आइसोटोप इज स्टैंडर्ड आइसोटोप विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अवर एलिमेंट्स। पूरे एलिमेंट मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम के अनुसार कार्बन 12 जो है ये सबसे स्टैंडर्ड एलिमेंट है। अब आप कहोगे कि सबसे स्टैंडर्ड का क्या कारण, आइए जवाब। आप कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग नॉर्मली 12 पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का नॉर्मली 16 पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का नॉर्मली 1 पढ़ते हैं, है ना। अब देखो आप और हम 12 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं और इसका 1 पढ़ते हैं हाइड्रोजन का। अगर एक्चुअल में ये 12 होता तब तो इसका भी 12 पार्ट 1 है, अगर एक्चुअल में एक 16 होता तो इसका भी 16 पार्ट 1 है, अगर ये एक्चुअल में 1 होता तो इसका भी 1 पार्ट 1 है। बट जो आप और हम 16 ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, या किसी एलिमेंट का जो आप रटते हो एटॉमिक मास, वो एक्चुअल में हम लोग मास नंबर रखते हैं। एक्चुअल जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो है 12.0022। अगर इसका 12 पार्ट करिए, गौर से देखिए, इसका 12 पार्ट,
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 15.994। अगर इसका एक्चुअल में 16 पार्ट करिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0078 और इसका अगर आप 1 पार्ट करिए तो देखो यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1, यहां से भी, लेकिन देखो यहां से 1 पॉइंट समथिंग, यहां 0.9 समथिंग और यहां पे 1.0078। लेकिन ये तीनों में, ये जो तीनों डाटा है, ये तीनों में जो सबसे, जो वैल्यू 1 के सबसे नजदीक आएगा वह इसके द्वारा आएगा और इसीलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया। पुरानी किताब देखेंगे आप तो मे बी आपको मिल जाएगा एएमयू का डेफिनेशन कि 1/16 पार्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उससे भी पुरानी किताब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 एमयू। कहोगे है भी 1, ये कहने के लिए एक्यूरेट इतना है तो इस कहोगे सर ये 3 ही क्यों दिखाएं और एलिमेंट? ये तीनों नजदीक नजदीक है अपने मास नंबर के, बाकी तो में और डिफरेंसेज है, लेकिन सबसे नजदीक कहा जाए तो कार्बन का है। यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि सबके मास नंबर को, यानी एटॉमिक मास को अगर मास नंबर से डिवाइड करोगे किसी एलिमेंट का तो नियर टू 1 आएगा, लेकिन उस नियर टू 1 में कार्बन से जो आएगा वह नियरेस्ट टू 1 आएगा और इसीलिए कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। अब तो क्लियर कि डेफिनेशन में क्यों कार्बन है? ये तो समझने के लिए था कि मन का एक डॉट्स जो रहता है कि व्हाई इन डेफिनेशन ऑफ एएमयू कार्बन 12 आइसोटोप इज इन्वॉल्व। तो जवाब मिला कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज नियरेस्ट टू इट्स मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में कार्बन जो है वह सबसे नजदीक है और इसीलिए कार्बन को क्या किया गया? इन्वॉल्व किया गया। मुझे लगता है ये बात तो आपको क्लियर हुआ होगा। ये समझने का बात था, कोई आपसे, ये तो समझने का बात था, किसी एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमको जो आगे का काम है वो एएमयू पे है और एएमयू का मतलब मैं एक बार फिर से यहां दोहराता हूं कि कार्बन 12 एटम के, यहां पे मैं फिर से दोहराता हूं कि कार्बन के एक एटम के मास का 12वां भाग, लेकिन वो कार्बन जिसका आइसोटोप 12, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग। अब आइए इसका वैल्यू कितना होगा हम उस पर डिस्कस करते हैं। यदि एएमयू को मास के अदर यूनिट जैसे कि ग्राम, केजी, मिलीग्राम से अगर कंपेयर किया जाए तो एक एएमयू का वैल्यू कितना होगा? आप अपने दिमाग पे डेफिनेशन को जरूर रखिएगा कि एक एएमयू का मतलब होता है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां भाग। आइए आपको मैं एक टर्म यहां लिखा हूं, वी नो दैट, मैं अपने लिए लिखा था लेकिन अब आप लोग भी सम्मिलित होइए। यहां लिखा अभी यहां तक आते आते ये आपको कि हम नहीं जानते, जानने लगे। कहते हैं मोलर मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। देखो कार्बन 12 का जो मोलर मास है, कार्बन 12 का जो मोलर मास है वह 12 ग्राम होता है। कार्बन 12 का मोलर मास 12 ग्राम। कोई पूछेगा आपसे ये कहां से ला दिए आप या कहां से जानते हैं? बाबू ब्रैकेट में मैंने लिखा है फ्रॉम डिवाइस। और कोई पूछे इस डिवाइस का क्या नाम है तो एक डिवाइस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से किसी भी एलिमेंट का, ये नहीं कि कार्बन का, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकाला जाता है। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम हुआ, वही 12.002 ग्राम हुआ तो मैंने 12 ले लिया और इसीलिए इसको इन्वॉल्व किया गया है कि इसका मास नंबर और एटॉमिक मास जो है वो नियर, दोनों क्या है? अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट है। मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो अपने मास नंबर के क्या है? नियरेस्ट, किसी और एलिमेंट के रिस्पेक्ट। तो मैंने लिखा मोलर मास ऑफ C12 12 ग्राम। एक बार फिर से बोल दूं, कोई पूछे 12 ग्राम कहां से, कहना मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस। ओके, अब कहता है, अब देखो आप अगर ये लाइन जानते हैं तो बाकी लाइन आपको मालूम है। मोलर अभी बताया कि एक मोल यानी 6.02 10 टू दी पावर 23 कार्बन एलिमेंट है तो एटम्स। तो मोलर मास ऑफ C12 का मतलब मास ऑफ, मोलर का मतलब इतना, कार्बन एलिमेंट है एटम, यानी इतने एटम का मास हो गया 12 ग्राम। डिवाइस से हुआ ये, तो इतने एटम का मास 12 ग्राम। तो इतना एटम का मास यदि 12 ग्राम है तो मैं अपने मन से लिख रहा हूं मास ऑफ 1 एटम। क्यों लिख रहे? चूंकि एएमयू में एक एटम के मास का 12वां भाग लेंगे।
तो अगर एक एटम का मास कहें तो इतने का 12 ग्राम, तो एक का मास होगा 12 ग्राम डिवाइडिंग बाय 6.02 10 का पावर 23। ये एक एटम का मास हो गया, है ना। जब ये एक एटम का मास हो गया तो आपने एएमयू का डेफिनेशन पढ़ा है कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वां भाग हमारे पास एक एटम का मास है, इसी का 12वां भाग करेंगे वह एक एएमयू होगा। तो एक एएमयू का मतलब आपके सामने 1 एटम ऑफ C12/12, एक एटम का मास हम लोग यहां से लाए 12 ग्राम डिवाइडिंग बाय इतना, और ये 12 पार्ट 12 क्या होगा, कैंसिल होगा। और यदि आप मेरे मोल का पहला लेक्चर देखे हैं तो आप याद कीजिए, अब 1 इतना को मैंने कहा था कि आप दिमाग पे सेट करिएगा, चूंकि आगे काम आएगा। तो 1/6.02 इंटू 10 का पावर 23 है, तो ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू एएमयू। यानी अगर कोई एक एएमयू का वैल्यू ग्राम में पूछेगा तो इसका वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कहां से आया, कैसे आया, आपके सामने है। इसको हम लोग अब केजी में, मिलीग्राम में भी कन्वर्ट करके दिखा देते हैं आपको। अब तो फैक्टर होगा केजी ग्राम मिलीग्राम का, लेकिन 1 एएमयू का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मैंने अभी आपको बताया कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आपने लिखा है 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी को केजी में बदलोगे तो 10 का पावर -27 केजी, मिलीग्राम में बदलोगे 10 टू द पावर -21 मिलीग्राम। और एक बात जान लीजिए, आप और हम, आप 8th क्लास से रटते आ रहे होंगे कि प्रोटॉन का मास 1 होता है। वो एक जो आप रटे थे वो एक क्या, एएमयू होता है। उस प्रोटॉन के मास को अगर आप कहोगे तो ये 1 एएमयू एक प्रोटॉन का मास है, लेकिन वो एक प्रोटॉन का मास ग्राम में इतना है, मिलीग्राम में इतना है, केजी में इतना है। हाइड्रोजन एटम का मास जो आप और हम 1 रटते हैं, वो 1 जो है वो 1 एएमयू है, ग्राम में इतना, केजी में इतना, मिलीग्राम में इतना। और इसीलिए अब आइए पहले तो ये जान लो, न्यूट्रॉन का मास भी अप्रॉक्सीमेट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन जो है वह हेवियर है देन प्रोटॉन। आप जो यहां 1.66 लिखे हैं, यहां पे वो 1.678 हो जाता है, अर्थात स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है न्यूट्रॉन। तो मैंने यहां पे लिख दिया अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हमने कहा कि एएमयू क्यों पर है, तो भाई छोटे छोटे पार्टिकल के मास का मेजरमेंट करना था। आप और हम जो हाइड्रोजन को 1 लिखते हैं, ये 1 जो है ये एएमयू है। आप तो बोल देंगे 1 एएमयू, या 1 बोल देते हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये 1 क्या, तो एएमयू। अगर ये ग्राम में लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा 1.66 -24 ग्राम। तो ये जो इतना बड़ा फैक्टर है, इसी को छोटा करने के लिए एक अलग से हम लोग क्या किए, यूनिट बनाए। मैं एक लॉजिकल बात फिर से बोलता हूं। जैसे मान लो, क्यों आखिर, आपको मैं एक लॉजिकल बात बोलूंगा, पहले एक बात जानिए कि एएमयू क्यों पर है। तो इतना बड़ा फैक्टर को छोटा करके एक करके, और हम लोग केमिस्ट्री में ही नहीं किए, हम लोग डेली लाइफ में भी ये किए। हम लोग केमिस्ट्री में ही ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में भी यही करते हैं। जहां फैक्टर होता है उसके लिए छोटा या बड़ा यूनिट का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आप गए आलू खरीदने और आपको 5 किलो आलू लेना है, तो आप बोलेंगे ना दुकानदार को कि मुझे 5 किलो आलू दीजिए, वो दे देगा। लेकिन अगर उसी को आप बोलो कि मुझे 5000 ग्राम आलू दीजिए, एक ही बात है। आपने 5 केजी बोला, उसी को ग्राम में हमने कर दिया 5000 ग्राम। तो जब 5000 ग्राम बोलोगे तो वो थोड़ा सोचेगा कि क्या बोल रहे। तो 5000 को हमने 5 किया, ग्राम के जगह पे केजी किया। सुनने बोलने में ये लगता है कि छोटा फैक्टर है 5000, या अगर मान लो किसी को 100 किलो आलू लेना है, ठीक है,
तो 100 किलो लेना है और आप जाओगे और कहोगे मुझे 1 लाख ग्राम आलू दीजिए, तो एक ही बात है, लेकिन 1 लाख ग्राम को हम लोगों ने 100 केजी कर दिया, या उसको भी छोटा करके 1 क्विंटल कर दिया कि 1 क्विंटल दे दिए। दुकानदार भी समझता है, छोटा टर्म भी हो जाता है, इसीलिए ग्राम, केजी, क्विंटल जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और जहां पे जिसका यूज है। जैसे मान लो कि आपको लेना है 1 ग्राम सोना और आप जाओगे दुकानदार के पास कि मुझे 1 ग्राम सोना दीजिए, तो दे देगा। लेकिन अगर उसको आप जाके बोलोगे कि मुझे 10 टू दी पावर -3 केजी सोना दीजिए, 10 टू दी पावर -3 केजी सोना दीजिए, आपने 1 ग्राम माना, वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे कि मुझे 10 टू दी पावर -3 केजी सोना दीजिए, ये भी 1 ग्राम है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा या बोलेगा आप क्या मांग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, तो ये फैक्टर को छोटा करने के लिए डिफरेंट यूनिट बना है। यानी हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी जो बड़ा और छोटा फैक्टर को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, जहां पे जो जरूरी पड़ता है यूनिट को लाते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में बड़े बड़े या छोटे छोटे फैक्टर को हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया है, एक यूनिट लाया है जिसका नाम है AMU। मुझे लगता है AMU के बारे में अब आपको पता चल चुका है। अब इस AMU, चूंकि ये मास है, थोड़ा सा चूंकि आगे इस टर्म का यूज पड़ता है, चूंकि ये मास है और आइंस्टाइन साहब का एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, E = mc²। वहां पर न्यूक्लियस के बनने के दौरान मास में कुछ कमी आता है और वह कमी ही बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, वो बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको दिखाता हूं कितने मास में कमी कितना एनर्जी देता है, कितने मास में कमी कितना एनर्जी देता है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमको इस टर्म का यूज मोल में नहीं पड़ेगा, आगे के एक चैप्टर में पड़ेगा। दूसरी बात, एक जनरल नॉलेज भी है कि यदि एक AMU मास में कहीं कमी दिखता है तो वह कितना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। टर्म AMU जो आप अभी पढ़े, मास का एनर्जी में कन्वर्जन के लिए आइंस्टाइन साहब का एक इक्वेशन जिसका फॉर्मूला है E = mc², उसी फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि एक AMU कितना एनर्जी देता है। यानी एक AMU मास में अगर एक AMU मास में यदि कहीं कमी आता है तो वह कितना एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आइए उसकी जानकारी लेते हैं कि 1 AMU यदि मास में कहीं कमी हो जाए तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो आइए, मास को लिया मैंने 1 AMU, अभी अभी आपने पढ़ा, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, 1.66 × 10 टू दी पावर -27 केजी। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू आप सबको पता होगा, 3 × 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक फॉर्मूला जो आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc²। E = mc² में अब m का वैल्यू 1 लेके लिखा तो 1 को केजी में लिखा, AMU को, c का स्क्वायर तो 3 × 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 10 का पावर 16 हो जाएगा, 16 को यहां से घटाओगे तो ये -11 बचेगा और 9 यहां लिखा, ये केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो जूल हो जाएगा। तो एनर्जी = इतना जूल, ये जूल में है। लेकिन नॉर्मली हमारे केमिस्ट्री सेक्शन में वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होता है। तो एक फैक्टर और आज जानिए आप कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 टू दी पावर -19 जूल। अब इस जूल को इससे डिवाइड करोगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे E = 9 × 1.66 10 का पावर -11 डिवाइड कर दिया मैंने, इससे इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर देंगे तो अब ये क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बराबर आप जब कैलकुलेट करेंगे 9.315 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इतना भी लिख सकते हैं, हम 8 को यहां पे 2 जीरो इधर ला दिया तो हो जाएगा 931.5, यानी 931.5 10 का पावर 6। ये 8 को इधर लाए दो 6, और 10 टू दी पावर 6 को आप लोग पढ़ते होंगे मेगा। मेगा तो मेगा होता है मेगा 10 का पावर 6।
अगर मैक्रो लिखोगे तो 10 का पावर -6, ये मेगा है, तो 10 के पावर 6 को एक वर्ड दे दिया मेगा, आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ही, अब इतना जो होगा हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एमयू मास कितना एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो एक एमयू मास जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात आपको यहां बता दूं कि आपने जो अभी पढ़ा है कि 1 एमयू मास अगर कहीं कमी होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करता है, अर्थात 1 एमयू, देखो ये क्या लिखा मैंने, इक्विवेलेंट लिखा है, 1 एमयू इक्विवेलेंट टू इतना। क्यों इक्विवेलेंट लिखा? डायमेंशनली, क्योंकि ये एमयू है, ये मास है और ये एनर्जी है, तो इक्वल नहीं है इसका। ये आप इतना जो लिख रहे कैसे, कंसेप्ट क्या है कि जब ये मास कहीं डिक्रीज करेगा तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा, ये इसके बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ये इसके बदले में इतना एनर्जी आता है। तो हम लोग इक्वल नहीं कह के क्या साइन दिए, इक्विवेलेंट का साइन दिए कि इतना मास इतना एनर्जी रिलीज करेगा, इतने मास के बदले इतना ही, यहां मेगा के जगह पे मैंने 10 का पावर 6 लिखा। तो ये था आपका मास टर्म का नॉर्मल टर्म जिसमें हम लोग एमयू का डिस्कशन पढ़े। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। दो चीज पे डिस्कशन करेंगे, एक होगा एटॉमिक मास, दूसरा होगा ग्राम एटॉमिक मास। पहले एटॉमिक मास को जानिए, फिर ग्राम एटॉमिक मास को जानेंगे। नाम से क्लियर है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। दूसरी बात, मैंने अभी तक कई बार बोल चुका हूं कि एटम वर्ड एलिमेंट से जुड़ता है, यानी एटम एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट होता है। तो एटॉमिक मास जो टर्म होगा वो एलिमेंट के लिए होगा। क्लियर है? टॉपिक है कि एटॉमिक मास, और मैंने राइट डाउन किया है, सुनिएगा, कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी एक एलिमेंट का, टेल्स मतलब बताता है, एज टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। गौर से सुनेंगे, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताता है कि देखो यहां द एलिमेंट, कि एन एलिमेंट द एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम, एन एटम है तो एक एटम, उस एलिमेंट का एक एटम इज हैवियर देन, यानी कितना गुना भारी है, किससे? द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अगर इसको अब नॉर्मल बात में बोलूं तो ऐसे बोल, देखो इस सबको एक लाइन में बोलते हैं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम, उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना भारी। फिर से, आप जो किसी का एटॉमिक मास रखते हो, जैसे आप सोडियम का 23 रखते हो, आज मैं आपको बता रहा हूं ये 23 का क्या मतलब है। आप कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 रखते हैं, वो 40 का एक्चुअल मीनिंग आप समझिएगा। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आप 24 रखते हैं, उस 24 का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको अभी बता रहा हूं। मैं एक बार और बताता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टेल्स एज टू हाउ मेनी टाइम्स of an atom of the element is heavier than 1/12 mass of one atom of C12। दोस्तों, इसका मतलब हुआ किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम, जब आप एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एक एटम की बात होती है, उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। और आपने अभी पढ़ा है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12th पार्ट होता है वह 1 mu होता है। आइए हम आपको ये जो डेफिनेशन है इसको और आपको कॉन्फिडेंट में लाने के लिए कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, जिसमें एक एग्जांपल मैंने रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आप रखते होंगे 23, आप ये नहीं रखते होंगे, लेकिन जानो ये 23 है क्या। एक्चुअल में ये 23 AMU है, क्योंकि कैसे बोले सर AMU है, हम देखो तोड़ रहे 23 AMU को 23 लिखा और AMU को गुना करके 1, 23 × 1 तो 1 AMU, तो ये हो गया 23 × 1 AMU।
तो 23 को 23, और आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, तुरंत आप पीछे जाके देख सकते हैं कि एक एमयू का मतलब होता है कार्बन 12 के एक एटम का 12वां भाग। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग है, तो ये मास का 12वां भाग, तो ये इतना के बदले आप क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एमयू लिखते हैं। तो एमयू को मैंने लिखा और उसका 23 गुना, यानी इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। ये जो हम लोग 23 रटते हैं, इसका मतलब है कि 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर, 23 टाइम्स हैवियर देन किससे भाई, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मैं आपको अच्छे से अब बता रहा हूं कि दोस्तों, अगर सोडियम का एटॉमिक मास हम और आप 23 रखते हैं, इस 23 का मतलब है कि सोडियम का जो एक एटम होगा, एक एटम कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से 23 टाइम्स हैवियर होगा, और ये 23 जो है, और कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से 23 टाइम्स हैवियर है, अर्थात वह 23 एमयू है, क्योंकि कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 12th पार्ट होता है वह एक एमयू कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, मुझे लगता है और कॉन्फिडेंट आप पे आएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मैंने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। आप लोग रटे होंगे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 रखते हैं, वो 40 का मीनिंग देखो, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम मैंने 40 एमयू लिखा है। आप जो 40 रखते हैं वो 40 का मतलब यही होता है 40 एमयू, मैंने तोड़ा 40 × 1 एमयू 40, और 1 एमयू को आपने इसी लेक्चर में पीछे देखा है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, तो इसको मैंने लिखा, यानी 1 एटम ऑफ C12 का 12th पार्ट का 40 गुना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। और डेफिनेशन भी यही कहता है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यह बताता है कि उसका एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से कितना गुना भारी है। तो मैं इसको लैंग्वेज में अब देता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। आप जो 40 रटते हो, हम यहां कुछ नहीं लिखे, ये 40 का अपना एक मतलब है। क्या मतलब है? ये 40 का मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम, मीनिंग हुआ 1 एटम ऑफ कैल्शियम 40 टाइम्स हैवियर, 40 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 का मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से 40 गुना भारी है, अर्थात वो जो 40 हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि एटॉमिक मास 40। कोई पूछेगा 40 क्या, कहना 40 एमयू। आप 40 ग्राम नहीं बोलेंगे, एक एटम का मास है वो 40 एमयू है। कोई पूछे कैसे बोले 40 एमयू है, कहना उस 40 का मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से 40 टाइम्स हैवियर है। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, ताकि हम चाह रहे ये चीज आपके दिमाग पे पूर्ण रूप से सेट हो जाए, क्योंकि बहुत तरह से इस पे काम करना रहता है आगे। तो आइए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65 एमयू। तो 65 एमयू को मैंने लिखा 65 × 1 एमयू। 65 1 एमयू का मतलब आपको पता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो 1 एटम ऑफ C12 का 12th पार्ट का 65 टाइम्स, यानी इसी बात को अगर मैं लिखूं कि एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65, जिंक का एटॉमिक मास 65 है, मीनिंग 1 एटम ऑफ जिंक इज 65, 1 एटम ऑफ जिंक इज 65 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। जिंक का जो एक एटम होगा वह कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12th पार्ट से 65 टाइम्स हैवियर होगा, और किसी का एटॉमिक मास का ही मतलब है। अब जानो, आप अगर रटते हो कि आयरन का एटॉमिक मास 56, तो अगर कोई पूछे वो 56 का क्या मतलब है, कहना उस 56 का मतलब है कि आयरन का एक एटम C12 के एक एटम के 12th पार्ट से 56 टाइम्स हैवियर है, और C12 का 1 एटम का 12th पार्ट एमयू होता है, अर्थात वह 56 एमयू।
यानी आप जो नंबर रटे हो मेरे दोस्त कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, वो 24 का मतलब यही है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से 24 टाइम्स हेवियर है, अर्थात वो 24 क्या है, एमयू है, या उसको आप यू पढ़ सकते हो, वो यू है। क्लियर? आइए अब इसके बेस पे मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं। कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 52 एमयू मास। आपको पता है दोस्त, हीलियम का एटॉमिक मास 4, और वो 4 जब भी होगा तो एमयू में होगा। तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम लिखा, टोटल मास 52 एमयू, एक हीलियम का मास होता है 4 एमयू, जो हम लोग रटे हैं। एमयू एमयू कैंसिल होगा, ऐसे भी हम लोग नंबर निकाल लें। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 30, यानी 52 एमयू हीलियम के मास में 13 एटम है। क्यों भाई? क्योंकि एक हीलियम में 4 एमयू, यानी 4 एमयू मास में एक एटम, तो 52 में 13 एटम। आइए एक और क्वेश्चन, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक एटम का मास, और एक एटम के मास का मतलब एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास जब भी लिखते हैं तो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग से कितना गुना है उसकी चर्चा करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आप रटे हैं 24, रटे तो 24, ऑप्शन देखिए 24 ग्राम, लेकिन नहीं, कभी नहीं, 24 है लेकिन ग्राम में नहीं। आप जो एटॉमिक मास रटे तो वो तो रटे हैं कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 24 गुना होगा। आपने रटा है कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग का 24 गुना होगा मैग्नीशियम, तो और वो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग तो एमयू होता है, तो ये 24 ग्राम नहीं होगा, 24 गुना इतना ग्राम नहीं होगा, लेकिन ये 24 एमयू यही है मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 इंटू 10 का पावर -6 ग्राम। ये भी रॉन्ग आंसर, तो आपका आंसर नंबर कितना, सी। आइए एक और क्वेश्चन, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। आपको यहां दे रहा है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का, जो आप रटे हैं 27, और 27 का मतलब कि वह 27 एमयू, तो 27 एमयू सही आंसर है। लेकिन आगे भी चेक करना, 27 इंटू 1.66 10 का पावर -24। याद कीजिए, आपको मैंने पढ़ाया है 1 एमयू का वैल्यू 1.66 इतना ग्राम, यानी इस एमयू को आप अगर ग्राम में बदलोगे तो इतना ग्राम होगा, अर्थात ये भी आंसर सही है। यानी एक एटम का मास एमयू में 27 है, अगर ग्राम में बदलोगे तो ये इतना ग्राम है, 27 ग्राम नहीं, ये 27 इंटू इतना। इसी को केजी में बदलेंगे तो ये इतना केजी है, सी नंबर भी आंसर सही है। और ये 27 इंटू 1.66 10 का पावर -21 मिलीग्राम, ये भी आंसर सही है। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका चारों ऑप्शन सही है। मेरा बात समझ में आया? क्योंकि ये एमयू में है, इसी वैल्यू को ग्राम में आप यहां 27 ग्राम कर दोगे, वह कभी एल्युमिनियम का एक एटम का मास नहीं। हम इस पे एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अभी आप सीखे एटॉमिक मास, उसके बेस पे काम कर रहे हैं, आगे चर्चा होना है ग्राम एटॉमिक मास। दो क्वेश्चन और आपके सामने रखा हूं, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन इन ग्राम। आयरन के एक एटम का मास ग्राम में, याद रखेंगे एक एटम का मास 56 ग्राम कभी नहीं, ये एक एटम का मास नहीं है। कैसे होता है 56 ग्राम, उसका डिस्कशन अभी कर रहा हूं। 56 एमयू, अब देखो ये तो कहोगे सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक एटम का मास ग्राम में, ये एक एटम का मास है बट एमयू में, इसलिए आंसर नहीं होगा। सही होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, 56 इतना ये नहीं होगा। लेकिन देखो अब इसी को अगर ग्राम में बदलोगे एमयू को, तो आपने पढ़ा था 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, तो आयरन के एक एटम का मास 56 इंटू 1.66 10 टू दी पावर -24 ग्राम है, और ये आपका आंसर होगा, यानी उस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। ये होते हुए भी नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन का डिमांड ग्राम में। अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास हम लोग 108 रखते हैं, तो यहां पे लिखा है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम,
कभी नहीं होगा, क्योंकि 108 जो हम रटते हैं वो एएमयू होता है और इसलिए यह आंसर नहीं होगा। 108 एएमयू ये आंसर सही है। 108 गुना 1.66 10 का पावर -24 ग्राम, इसमें कोई अंतर नहीं है। एएमयू और वही चीज ग्राम में कहोगे, इसमें देखो ये वैल्यू सेम है, यहां एएमयू यहां ग्राम है, और कहोगे यहां पे तो यहां एक एएमयू का वैल्यू ऑलरेडी है और इसीलिए सी नंबर होगा। और डी नंबर में फिर है 108 इंटू 10 का पावर -3, इसलिए वो भी आंसर सही नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी। क्लियर? तो ये था एटॉमिक मास। आइए हम लोग अब इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा टर्म पढ़ेंगे। आप यहां पे आपको कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट क्लियर होगा। अभी आपने एटॉमिक मास को देखा है, आइए एक वर्ड लेता हूं, ग्राम एटॉमिक मास। आपने जो एटॉमिक मास पढ़ा वहां पे डेफिनेशन में था कि एक एटम का मास, यानी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से कितना गुना भारी, वहां एक एटम का चर्चा था। और आप मेरे तरफ से यहां पे 2 मिनट तक आप दिमाग पे रखो, आगे तो मैं मैथ से प्रूव कर दूंगा, लेकिन 2 मिनट तक दिमाग पे रखिए अभी कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल सिमिलर एटम का मास। गौर से और दिमाग पे रखिए 2 बात, एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर एटम्स का मास। एटॉमिक मास एक एटम, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल सिमिलर एटम का मास। मैं इस बात को दोस्त राइट डाउन भी किया है कि ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट में GAM लिखेंगे, मैंने लिखा इट मींस मास ऑफ 1 मोल सिमिलर एटम, इसी को तोड़ा हूं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा मास ऑफ 1 मोल का नंबर में वैल्यू दिया हूं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर एटम्स। ठीक है? अब बताओ ये 1 मोल है और 1 मोल के लिए इसी लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि 1 मोल का मतलब होता है मोलर। सुनो तो मैं ग्राम एटॉमिक मास को लिखता हूं मोलर मास, लेकिन गौर से छोटा छोटा टर्म पकड़िए। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर कहा, लेकिन एटॉमिक वर्ड लगा है, तो मोलर मास एलिमेंट का होगा। अगर यहां पे आगे मैं पढ़ाऊंगा, सुना देता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो भी मोलर होगा, लेकिन जब मॉलिक्यूलर वर्ड आएगा तो यहां मोलर मास कंपाउंड या गैस का हो जाएगा। ग्राम आयनिक मास होगा तो ये आयनिक जब हो जाएगा तो वो मोलर मास रेडिकल का होगा। आप अभी दिमाग पे रखिए, मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल सिमिलर एटम का मास। कहां से आया, कैसे आया 1 मोल की चर्चा, मैं आपको एक मैथ्स का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। आइए उसको देखते हैं। आइए मैथमेटिकली आपको अब दिखाता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्यों 1 मोल सिमिलर एटम्स का मास होता है। मैंने एक टॉपिक लिखा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम मैंने अभी मीनिंग जो दिया उसी को लिखा हूं कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। फिर लिखा मास ऑफ 1 मोल को नंबर में तोड़ा हूं, जिसको आपको मालूम है, 1 मोल को नंबर में तोड़ा हूं जो आपको मालूम है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो इतने एटम्स का मास है तो इसको मैं पहले लिख लिया, और इतने एटम का मास मतलब इतना गुना 1 एटम का मास, मतलब 1 एटम के मास में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने का मास हो जाएगा। तो 1 एटम का मास इंटू इतना, और 1 एटम का मास तो अभी डेफिनेशन से क्लियर हुआ है कि वो एटॉमिक मास होता है, तो फिर इतना, और ये जो लिखा मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, इसको कर दिया एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। और मुझे अब ये विश्वास है कि आपको एटॉमिक मास क्लियर है, तो इतना गुना एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, फिर इसको ये नंबर यहां लिखा, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 AMU, ये तो डिफाइन किए हम लोग, तो 24 AMU गुना इतना 24 AMU को मैंने एक बार तोड़ दिया 24 इंटू 1 AMU। और आप इसी लेक्चर में सीखे हैं कि 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। मैं अभी ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक लगा है ग्राम एटॉमिक मास, तो मैंने इतना ग्राम। और आप याद कीजिए मोल का मेरा पहला लेक्चर, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर 1/6.02 इंटू 10 का पावर 23 का जो कैलकुलेशन करते हैं तो 1.66
इंटू 10 का पावर -24 होता है। मैंने आपको वहां पे एक घेर करके भी लिखा था कि इतना गुना इतना जब रहेगा, क्योंकि ये टर्म 1 इसके बराबर है, तो मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। अब बच गया हमारे पास 24 ग्राम। तो 24 ग्राम, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। आप कहोगे हुआ क्या? अब मैं आपको और डिटेल समझाता हूं। यहां पे 24 AMU है, गौर से देखिए, ये 24 AMU है और ये 24 ग्राम है। कई महोदय इस दोनों में अंतर नहीं समझते हैं, तो महाशय मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है ये आपके सामने है। ध्यान दो, जब ये 24 है, लगेगा बराबर है, लेकिन यहां AMU यहां ग्राम है। ऐसे नहीं कि मिटा दो और लगा दो, जी नहीं। क्या हुआ वो देखिए कि 24 AMU में जो एक एटम का मास था, जब इतना नंबर से हमने मल्टीप्लाइड किया, जब इस नंबर में इतना से मल्टीप्लाइड किया, तो कैलकुलेट होके इतना आया है। यानी अगर इस दोनों में डिफरेंस की बात करें, देख लो, इसमें और इसमें डिफरेंस कहे तो आपके सामने है कि इतना का डिफरेंस है कि नहीं। आप देख लो, इतना मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 24 ग्राम। तो दोस्त क्या देखें कि जब एटॉमिक मास में आप 1 मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास आता है। मेरे विचार से ये तो संयोग है ना कि 24 सेम हो गया, नहीं तो अगर ये दोनों में अंतर कोई पूछे तो अंतर तो 1 मोल का है। ये 1 एटम का मास है, ये 1 मोल एटम का मास है। ये 1 एटम का मास है, ये 1 मोल एटम का मास है। बात समझ में आए? हम और बात थोड़ा चर्चा करें, इसी में आप थोड़ा सा देखो, और ऊपर में हम दूसरे ढंग से अरेंज कर देंगे। ये भी ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का था। मान लो यहां हम ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं एल्युमिनियम का, तो जब एल्युमिनियम लेंगे तो एल्युमिनियम होगा इतना एटम, बाकी तो सब ठीक है। और एल्युमिनियम का जब 1 एटम का मास लोगे तो 27 AMU होगा। तो 27 AMU गुना इतना, फिर कट के ये 27 ग्राम। यानी आप क्या देखें, अगर हम यहाँ जिंक ले लेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। जिंक का 1 एटम यहाँ 65 AMU हो जाएगा। अब 65 गुना इतना AMU कैलकुलेट करेंगे तो ये 65 ग्राम होगा। यानी क्या देखें आप कि जब एटॉमिक मास में आप इतना से मल्टीप्लाइड करते हो तो वही वैल्यू आ जाता है, लेकिन यूनिट ग्राम में आ जाता है। यानी कोई पूछे एटॉमिक और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस है क्या, कहना इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा। इतना का मतलब ये हुआ कि वह 6.02 इंटू 10⁻23 टाइम्स का डिफरेंस रखता है। ये 1 एटम का मास है और ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। यानी एटॉमिक मास में जब आप 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही वैल्यू ग्राम में आ जाता है। आइए अब आपको इसको दूसरे ढंग से हम अरेंज करके आपके सामने रखते हैं। देखो मैं क्या लिखा कि एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23 इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। आपको मैं दिखा चुका हूं इसलिए, या अगर कहो तो दूसरे टर्म में मैं फिर से दिखाता हूं। देखो, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास x है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एल्युमिनियम होगा तो 27, मैग्नीशियम होगा 24। तो अगर एटॉमिक मास किसी का x AMU है और सुनो इसमें इतना से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा x ग्राम। कैसे होगा? अब देखो, ये मैंने लिख दिया, इसको नीचे सिंप्लीफाई फिर से किया, x को x लिखा, x AMU को यहां 1 AMU है, x इंटू 1 AMU का वैल्यू मैं आज आपको पढ़ाया, तो x इंटू इतना ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये 1 मोल है गुना। अब ये टर्म आपको मैंने कैलकुलेशन सिखाया था, मोल के पहला दूसरा लेक्चर को देख लीजिए आप। अब ये कैंसिल होके बच जाएगा x ग्राम। यानी आप क्या समझे, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करो, सिर्फ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री को 1 मिनट के लिए हम रोक दे, तो अगर कोई नंबर AMU में है, गौर से सुनिए, यदि कोई नंबर AMU में है और उस नंबर में इतना से मल्टीप्लाइड करते हो तब वही नंबर ग्राम में आता है। अर्थात अगर ये 1 एटम का मास है और इसी नंबर में आगे ग्राम लग गया, ये नहीं कि कलम से हटा के ग्राम लगा दी, पेन से हटा के ग्राम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तो रियल है, जो रूल है, जो कैलकुलेशन है, वह जब इस नंबर में आप इतना से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही नंबर ग्राम में आता है। अर्थात देखो यहां पे एटॉमिक मास x AMU, यहां ग्राम एटॉमिक मास x ग्राम, अर्थात दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन जब आप नंबर को AMU में लिखते हैं
वह एक एटम को इंडिकेट करता है। अगर उसी नंबर के आगे आप ग्राम लगा देते हो तो वो एक मोल एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये एक है तो ये एक मोल है। आगे जाके अभी एलिमेंट का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ग्राम एटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर में भी सेम कंसेप्ट आएगा। अगर ये एक मॉलिक्यूल होगा तो ये एक ग्राम, ये एक मोल मॉलिक्यूल होगा। लेकिन ये बात तो आगे का सेक्शन हम लोग देख लेंगे। अभी कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां लिखा 23 mu। अब देखो मैथ्स को दिमाग पे सेट करिए। 23 mu इतना से मल्टीप्लाइड करेंगे वही वैल्यू हो जाएगा 23 ग्राम। 23 mu मल्टीप्लाइड बाय इतना इज इक्वल टू 23 ग्राम। अब बताओ ये 23 mu क्या होता है? तो आप पढ़े हैं ये सोडियम के एक एटम का मास है। तो इतना में इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो इतना आएगा। पीछे तो आप देख चुके हैं। तो जब ये एक एटम है तो आप इसे क्या कहेंगे? एक मोल एटम ऑफ सोडियम कहेंगे। यानी याद रखिए जिस एलिमेंट का आप एटॉमिक मास रटे हैं वो अगर एमयू में है तो एक एटम है, अगर तुम ग्राम में बोलते हो तो वो एक मोल एटम हो जाएगा। सेम केस 56 एमयू मल्टीप्लाइड बाय इतना इक्वल टू 56 ग्राम। ये आयरन का एक एटम है और इतना से मल्टीप्लाइड किए तो 56 ग्राम आएगा। अर्थात जब आयरन के लिए आप 56 ग्राम का बात करेंगे तो वह आयरन का क्या होगा? एक मोल एटम होगा। आइए आपको इस सेक्शन में अब लास्ट टर्म दिखा के आज मैं क्लास को यहां रोक देता हूं, लेकिन इसके बेस पे एक लेक्चर और लेंगे जिसमें आपको इसके बेस पे कैलकुलेशन सिखाएंगे। मैं इस लेक्चर में आपको एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास सिखाया हूं। आगे के लेक्चर में हम इस पे कैलकुलेशन सिखाएंगे जिसमें एक नया टर्म भी लाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन लास्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म और दिखाता हूं। तो मैंने लिखा है कि एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास आर न्यूमेरिकली इक्वल। आप जानते हैं यहां देख लो 27 mu 27 ग्राम, पीछे भी मैंने दिखाया है। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास न्यूमेरिकली इक्वल होता है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। कहते हैं बट बोथ आर डिफर बाय 1 मोल। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 मोल का। कोई पूछे क्यों? तो मैंने लिख दिया इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन यूनिट। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन यूनिट। यानी एटॉमिक मास एल्युमिनियम 27 mu है और जब 27 mu होगा, अब आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा ये एक एटम है एल्युमिनियम का। ग्राम एटॉमिक मास एल्युमिनियम 27 ग्राम है, ये 6.02 इंटू 10 का पावर 27 एटम्स एल्युमिनियम का। कैसे? जब इस नंबर में 6.02 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाइड करोगे तब ये आएगा। पीछे मैंने कई बार लिख के दिखाया है। सेम केस 65 mu जिंक का है, जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है। ये एक एटम है जिंक का, 65 ग्राम कर देंगे इतना एटम होगा जिंक का। हीलियम का 4 mu है, एक एटम है, हीलियम का 4 ग्राम होगा, 6.02 10 का पावर 23 एटम्स होगा हीलियम का। दोस्तों आज के इस सेक्शन में मैंने आपको एमयू पे चर्चा किया, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का डिस्कशन किया है। डिस्कशन करके समझना तो एक छोटी सी बात है। इस सीखे हुए बात को यदि हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई कर दे तो वो मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन है। तो आप दिमाग पे रखना कि एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। सिर्फ एटॉमिक मास के आगे एमयू, ग्राम एटॉमिक मास के आगे उसी नंबर के साथ ग्राम लगता है। इसके बेस पे हम आपको अगले लेक्चर में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे डिफरेंट टाइप का, और वहां पे एक और नया चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा एवरेज एटॉमिक मास। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।